दोस्तों, यह बात है सन 1949 की, जब संविधान सभा में अनुच्छेद 370 को लेकर डिस्कशन चल रहा था। उस वक्त भीमराव अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला को अनुच्छेद 370 पर जवाब देते हुए कहा था कि आप चाहते हो कि भारत आपकी सीमाओं की रक्षा करे, वह आपके क्षेत्र में सड़कें भी बनाए और वो आपको फूड सप्लाई भी करे और कश्मीर को भारत के सभी राज्यों जैसा समान दर्जा भी दे। लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां ही होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव पर सहमति देना भारत के हितों के खिलाफ विश्वासघात होगा और मैं भारत का कानून मंत्री होने के नाते ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। दोस्तों, अनुच्छेद 370 सिर्फ एक अनुच्छेद नहीं था, यह जम्मू और कश्मीर के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी था। जब आर्टिकल 370 हटाया गया और कई लोग इसे करंट गवर्नमेंट का अब तक का सबसे अच्छा फैसला मानते थे, तो वहीं कई लोग इसे असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी मानते हैं। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने चल रही सुनवाई इसी अनुच्छेद 370 के एब्रोगेशन से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अनुच्छेद 370 यानी कि कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि कश्मीर का भारत में विलय किन शर्तों पर हुआ था और क्या जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिमूव करना कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। Now is the time to remove legal provisions. Article 370, it's outright discriminatory. मन करता है वापस जाने का। क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ? नहीं। हरी मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस को रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कार्यवाही चल रही है और इस कार्यवाही में बहुत सारी दलीलें पेश की जा रही हैं जो अगस्त 2019 तक राज्य द्वारा प्राप्त स्पेशल स्टेटस के पीछे के इतिहास पर काफी प्रकाश डालती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे हटा दिया था। Now, Lord, in my respectful submission, the treaty in question here between the erstwhile ruler and Lord the Governor General, which ultimately, Lord, that has now been transfixed into Article 370. So, Lord, 370 is an extraordinarily unusual provision. It's never, Lord. I mean, it's something which is so beautiful that, Lord, the constitutional framers felt that how do we give, Lord, a kind of respect, kind of acceptability, kind of, Lord, validity to this, Lord, letter of accession. दोस्तों, यहाँ यह जानना बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा आखिर क्यों दिया गया था। आजादी के तुरंत बाद जिन सर्कमस्टांसेस में जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, वही मुख्य कारण था जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त दो नए सोवरेन नेशंस के बीच स्थित जम्मू और कश्मीर ने उस समय तत्काल निर्णय नहीं लिया था कि उसे किस देश के साथ शामिल होना है, क्योंकि उसके दोनों देशों के साथ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक और कल्चरल संबंध थे। और उस समय जम्मू और कश्मीर के शासक हरि सिंह ने फैसला किया कि वे भारत और पाकिस्तान में शामिल न होकर स्वतंत्र रहना ही चाहेंगे। लेकिन जब अक्टूबर 1947 तक महाराजा हरि सिंह को पाकिस्तान की ओर से सादे कपड़ों में आधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों द्वारा नियमित सैनिक हमलों का सामना करना पड़ रहा था और जम्मू कश्मीर के उत्तरी पश्चिमी सीमा से भारी हथियारों से लैस आदिवासियों द्वारा कश्मीर में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की जा रही थी, तो महाराजा को लगा कि यह पाकिस्तान की सरकार के समर्थन के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को एक पत्र में उन्होंने भारत से मदद मांगी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने यह कहते हुए कि जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत के डोमेनियन में शामिल किए बिना स्वाभाविक रूप से जो मदद मांगी गई है वह देना संभव नहीं होगा। इसलिए राजा हरि सिंह ने इस पत्र के साथ ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन भी भेजा था। हालांकि यह एनेक्सेशन शर्तों के साथ था और यह शर्त यह थी कि भारत की संसद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के विषय पर ही जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सकती थी और बाकी शक्तियां राज्य के पास ही रहेंगी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होने के बाद दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या यह विलय टेम्पोरेरी था या परमानेंट था।
तो यदि हम देखें तो उस समय तक भारत पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत शासन हो रहा था और जम्मू कश्मीर के पास 1939 से ही अपना संविधान था। विनय पत्र में हरि सिंह ने एक शर्त रखी थी कि जो शर्त इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में है वह तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक इस बदले हुए शर्त को स्वयं वह स्वीकार नहीं कर लेते। और काफी महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने यह भी कहा था कि इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन द्वारा भविष्य में भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को प्रतिबद्ध नहीं माना जाएगा और या फिर किसी भी भविष्य के संविधान के तहत भारत सरकार के साथ किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए बाधित भी नहीं किया जाएगा। और जब भारत की संविधान सभा में अनुच्छेद 370 को अपनाया गया तो इस बात का उस समय खासा ध्यान रखा गया था कि इन विनय पत्र की धाराओं और भावनाओं की झलक हो। इसलिए यहाँ मुख्य मुद्दा यह है कि क्या स्पेशल स्टेटस को एक तरफा रद्द किया जा सकता था। इस पर कानूनी दृष्टि के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहस की जा रही। कई लोगों का यह भी मानना है कि अनुच्छेद 370 एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया गया है और इसके बिना इसके विनय की शर्तों का उल्लंघन ही होगा। यदि हम देखें तो जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में यह स्पेशल स्टेटस यानी कि आर्टिकल 370 टेम्परेरी प्रोविजन के अंतर्गत आता है। इसके 3 मूल सिद्धांत हैं। पहला ये कि यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की जो शक्ति है वह उन मामलों तक ही सीमित होगी जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन में दिए गए मामलों के अनुरूप है, अर्थात डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन का विषय, और वह भी राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद ही। दूसरा यह कि इन सूचियों के अन्य मामले पर संसद केवल राज्य सरकार की सहमति से ही कानून बना सकती है। यही कारण है कि एब्रोगेशन से पहले तक भारतीय कानून ऑटोमेटिक तौर से जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। और तीसरा ये कि अनुच्छेद 1 जो भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है और अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर पर लागू किया गया था। हालांकि भारत का शेष संविधान केवल राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर पारित आदेशों के माध्यम से कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन के साथ जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होता था और यही बात आर्टिकल 370 में कही भी गई थी। और अंत में इस आर्टिकल 370 के स्वयं से खत्म हो जाने का भी प्रावधान था कि यदि राज्य की संविधान सभा की ओर से ऐसी कोई सिफारिश की जाती है तो राष्ट्रपति इसे निष्क्रिय घोषित कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह बात आती है कि 2019 में यह स्पेशल स्टेटस कैसे हटाया गया। 5 अगस्त 2019 के राष्ट्रपति आदेश में यह कहा गया कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है। वास्तव में इसका मतलब यह हुआ था कि जम्मू और कश्मीर के संविधान को निरस्त कर दिया गया और अब सभी भारतीय राज्यों पर एक ही संविधान लागू किया गया। राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से आदेश जारी किया था, जैसा कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के प्रावधानों में भी लिखा गया है। पर वास्तव में इसका मतलब जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की सहमति से था, क्योंकि उस समय तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और उस समय वहां की विधानसभा काम ही नहीं कर रही थी। यह आदेश अनुच्छेद 370 के सेक्शन 3 का उपयोग करके जारी किया गया था, जो भारत के राष्ट्रपति को एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन के साथ अनुच्छेद को इनऑपरेटिव घोषित करने का पावर देता है कि यदि राज्य की संविधान सभा द्वारा ऐसी सिफारिश की जाती है तो राज्य की संविधान सभा के एग्जिस्ट न करने के कानूनी मुद्दे को दरकिनार करने के लिए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के सेक्शन 1 का उपयोग किया, जिसने उन्हें जम्मू और कश्मीर से संबंधित विषयों पर राष्ट्रपति को भारतीय संविधान को संशोधित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अनुच्छेद 367 में एक नया खंड जोड़ा जो संविधान के इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या संबंधित है। उसमें उन्होंने राज्य की संविधान सभा को विधानसभा से बदल दिया, क्योंकि राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था और इसीलिए आदेश में कहा गया कि विधानसभा की किसी भी संदर्भ को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। इसलिए भारतीय संसद अब राज्य विधानसभा के लिए कार्य करेगी। इसलिए गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश देने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद अनुच्छेद 370 के तहत स्पेशल स्टेटस को रद्द करने की मांग करने वाला प्रस्ताव और राज्य के पुनर्गठन के विधेयक को पेश किया गया। ये दोनों विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से क्रमशः 5 और 6 अगस्त को पारित कर दिया गया। राज्य के विशेष दर्जे को हटाने और विभाजन को चुनौती देने वाले पिटिशनर्स की ओर से अब तक
जिन मुख्य प्रश्नों पर बहस हुई है वह यह है कि क्या संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद 370 पर किसी भी निर्णय से इंकार करने के बाद भी जम्मू कश्मीर की स्थिति अस्थायी हुई थी या अस्थायी नहीं थी, और क्या लेटर ऑफ एनेक्सेशन केंद्रीय सरकार को भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के संबंध को चेंज करने के लिए रोकता है, और क्या जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के संविधान निर्माण के बाद से जिसे अस्थायी यानी कि टेम्परेरी प्रावधान माना जाता था वह बाद में अस्थायी हो गया था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यह सवाल उठाया कि जम्मू और कश्मीर के संविधान सभा का विघटन हो जाने के बाद क्या अब अनुच्छेद 370 को निरस्त या संशोधित नहीं किया जा सकता है, और क्या भारत के साथ अपने संबंधों की शर्तों के साथ जो संवैधानिक प्रावधान किए गए थे उसको अंतिम रूप दिए जाने के बाद भी जम्मू और कश्मीर का विलय पूर्ण नहीं हुआ था, और संसद कानूनी और संवैधानिक तरीकों से अपनी सॉवरेन पावर का उपयोग करके अपनी स्थिति को क्यों नहीं बदल सकती है। ये सारे प्रश्न अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बहस जैसे चलती रहेगी, इसके निर्णय आते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।